जय हिंद दोस्तों। शायद आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि 1 जुलाई 2024 से बीएनएस लागू हो गया हुआ है, भारतीय न्याय संहिता। दूसरा क्या है? बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। तीसरा क्या है? बीएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीन जो कानून आया है, ये आईपीसी को खत्म करके आया है। ये तीनों कानून आईपीसी को खत्म करके आया है, आईपीसी के बदले में आया है। तो आईपीसी में बहुत सारे ऐसे कानून थे जिसको ये माना गया है कि उसमें बदलाव जरूरी है, और इसी को लेकर ये जो सरकार है उसमें बदलाव किया। 2023 में इसे संसद में पारित किया गया। अब कानून बन के 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। अब इससे लोगों को फायदा क्या है? लोगों को क्या फायदा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ चीजों में आपको फायदा भी है और कुछ चीजें ऐसी है जो सेम है, लेकिन वो जमीन पर अगर उतरे तब आपको फायदा होगा। जैसे बहुत सारे कानून तो पहले भी बने हुए थे, क्या उसका पालन हो रहा था? क्या उसके हिसाब से लोगों के काम हो रहा था? जैसे मैं आपको बताऊं कि केस, कोई भी केस होता है, छोटा छोटा कोई केस को आप देखते होंगे कि 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल कोर्ट में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसका कोई तय लिमिट है ही नहीं, उसका कोई फिक्स लिमिट है ही नहीं कि कब इसका जजमेंट आएगा, कब फैसला आएगा। डेट पर डेट, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इंसाफ लेने में लोगों को 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते थे। लेकिन अब सरकार ने किया है क्या कि अब एक तय सीमा बताया जाएगा। किसी भी केस में कहा गया है इस बीएनएस के तहत कि तय सीमा बताया जाएगा आपको कि कितने दिनों में ये केस खत्म किया जा सकता है। उसी में 2 महीने, 4 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब जल्द से जल्द काम खत्म होगा, जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी जजमेंट आएगा, क्योंकि सरकार पर और कोर्ट पर बहुत ज्यादा केस का बोझ लगा हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज इसमें यह किया गया है कि अब जैसे आप एफआईआर कराने जाते थे किसी भी थाने में, चौकी में, कहीं भी, तो वहां पे पहले ये देखा जाता था कि ये जो क्राइम हुआ है, किसी भी प्रकार का क्राइम हुआ है, क्या ये मेरे क्षेत्र में है कि नहीं। अगर उस क्षेत्र में नहीं है तो जिस क्षेत्र का होता था क्राइम, उसी क्षेत्र के थाने में भेज दिया जाता था कि आप वहां जाके एफआईआर कराइए, वहां जाके कंप्लेन करिए। लेकिन अब क्या किया गया है बीएनएस के तहत कि क्राइम कहीं भी हो, लेकिन आपके नजदीक में कोई भी थाना पड़ता है, कोई भी पुलिस चौकी पड़ता है, अब किसी भी थाने का कांड का किसी भी थाने में आप एफआईआर करा सकते हैं। एट ए टाइम उस जगह जो भी आपको नजदीक में दिख रहा है आप एफआईआर करा सकते हैं। या फिर आप कहीं यात्रा पर है, आपके साथ कहीं क्राइम हो जाता है, कहीं दूसरे जगह में, दूसरे स्टेट में, दूसरे जिले में, और आप कहीं यात्रा में थे, आप दूसरे जगह चले गए हुए हैं, उस समय आपको टाइम नहीं मिला या फिर वहां पे थाना नहीं मिला, तो जहां पहुंच रहे वहां आप एफआईआर करा सकते हैं, आप वहां रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। हालांकि पहले भी यह प्रावधान था, तो पहले इसे जीरो एफआईआर कहा जाता था। जीरो एफआईआर के तहत किसी भी थाने में आप एफआईआर करा सकते थे और उस एफआईआर को संबंधित थाने में बाद में ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो इस प्रक्रिया में बहुत झोल झाल था, लेकिन कहीं भी थाना में कंप्लेन नहीं लिया जाता था, एफआईआर नहीं लिया जाता था। यह कहा जाता था कि जहां का मामला है वहीं जाइए। जीरो एफआईआर किसी को मालूम ही नहीं था। लेकिन इसमें क्लियर कर दिया गया है कि ये एफआईआर लेना है किसी भी थाने को, चाहे किसी थाने का कांड हो, किसी भी थाने को एफआईआर लेना है और उसे ऑनलाइन लेना है, और एट ए टाइम उसी समय से उस पर कार्रवाई चालू हो जाना है। ट्रांसफर का कोई झंझट नहीं। बाकी कैसे उसको क्या मैनेज करना है ये पुलिस अधिकारी समझे, लेकिन एफआईआर लेना है एट ए टाइम। दूसरा क्या है कि पहले पुलिस वाले क्या करते थे कि किसी को भी कोई अपराध में, किसी भी वारंट के तहत किसी को उठा लेते थे और सूचना नहीं देते थे उसके। कभी कभी तो किसी को गिरफ्तारी हो जाती थी, उसके घर वालों को पता नहीं चलता था, उसके रिलेशन वालों को पता नहीं चलता था। अब क्या है, कहा गया है कि किसी को भी गिरफ्तारी पुलिस करेगी तो वारंट देगी, गिरफ्तारी करेगी। दूसरा क्या है कि उसके घर वालों को सूचना देना आवश्यक है। मतलब कोई व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है किसी केस में, तो उसके घर वाले को, घर वाले अगर नहीं है उसके, तो उसके रिश्तेदार को, कोई जानने वाला, कोई संबंधित व्यक्ति है, उसको सूचना देना जरूरी है कि इस व्यक्ति को मैंने गिरफ्तार किया है, इस थाने में मैं इसको ले जा रहा हूं। तो ये भी बहुत अच्छा काम किया गया है बीएनएस के तहत। इसके अलावा फोरेंसिक सबूत उठाने पर वीडियोग्राफी आवश्यक है। पहले था कि वीडियोग्राफी, ऑडियो को थर्ड एविडेंस माना जाता था। अब क्या है कि इस साक्ष्य को भी माना जाएगा, क्योंकि डिजिटल जमाना आ गया हुआ है। तो अब किसी भी प्रकार का फोरेंसिक सबूत अगर उठाना है तो उसके लिए वीडियोग्राफी मान्य होगा। उस वीडियोग्राफी के आधार पर केस चलेगा। इसके अलावा ई समन नाम से 3 ऐप बनाए गए हैं। ई समन मतलब किसी को सम्मन देना है तो अब जरूरी नहीं है कि उसके पास व्यक्ति जाएगा या फिर डाक से भेजा जाएगा। अब क्या है कि ऑनलाइन भी उनके पास समन भेजा जा सकता है। चाहे वो ई समन के मतलब हो गया व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, और भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उससे समन भेजा जा सकता है किसी को, ताकि उसको आसानी हो, भेजना भी आसान हो और जिनको मिलेगा उनके लिए भी आसान हो कि डायरेक्ट उनके पास समन पहुंचेगा। इसके अलावा हर थाने में ऑनलाइन रिपोर्ट शुरू कर दी गई है कि ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज होगी, ऑनलाइन एफआईआर होगा। पहले था, ऑनलाइन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन है क्या कि सारे थाने में ये सुविधा उपलब्ध नहीं था।
सारे चौकी में ये सुविधा उपलब्ध नहीं था। अब है कि हर जगह किया जाएगा, हर थाने में, हर स्टेट के पुलिस चौकी में ऑनलाइन FIR की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। BNS के तहत आपको बता दूं कि पहले धोखाधड़ी होता था किसी के साथ तो 420 का मुकदमा होता था, लोग 420 कहते थे, क्या 420 का केस है। अब क्या है, 420 जो सेक्शन था, 420 जो धारा था वो 316 हो गया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं हत्या के लिए 302 लगता था, अब क्या है 101 लगेगा। BNS में 101 लगेगा, 420 हो गया, 302 हो गया, इस तरह के सारे धाराओं को हटा दिया गया है। उसके तहत BNS में धोखाधड़ी के लिए 316 और हत्या के लिए 101, इसी तरह सभी जुर्म के लिए अलग अलग धारा बनाया गया है, अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं और सभी में संशोधन किए गए, सभी कानून में संशोधन करके अभी के हिसाब से बेस्ट बनाया गया है। लेकिन बनाने से नहीं होता, बनाया भी गया, लागू भी हो गया हुआ है, लेकिन क्या ये जमीन पर उतरेगा, क्या यह लोगों के हित में काम आएगा? कानून तो पहले भी बने थे, कानून पहले भी थे, लेकिन अगर ये कानून अगर सही से सही, बताओ ये सरकार की मंशा अच्छी है, कानून बनाया गया, बहुत अच्छा कानून बनाएगा, लेकिन अगर सही से लागू कर दिया जाए तो सही बता रहा हूं कि जनहित में ये बहुत बेहतरीन होगा। दूसरा क्या है, केस का बोझ कम होगा, केस का बोझ कम होगा, जल्दी फैसला आएगा, सबूत इकट्ठा करने में परेशानी नहीं होगी पुलिस को, लोग झूठा केस, झूठा FIR नहीं कर पाएंगे, सभी पे अंकुश लगेगा। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें होंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इस पे एक एक पॉइंट पे बात करना एक ही वीडियो में संभव नहीं है, फिर भी जहां तक जो आम चीजें हैं मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है इससे संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पार्ट बाय पार्ट समय समय पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, उपलब्ध कराता रहूंगा। और आप ये भी बताएं कि क्या यह कानून IPC से बेहतर है या फिर BNS से बेहतर IPC ही था, तो ये जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें। दोस्तों आप जानते हैं जो भी अपडेट आता है, चाहे कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, या फिर गवर्नमेंट का कोई भी अपडेट हो गया, चाहे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट, इस तरह के कोई भी टॉपिक होता है उस पर वीडियो बनाता हूँ, आपको अवेयर करता हूँ। मेरा काम है आपको अवेयर करना, जागरूक करना, नई नई चीजों को बताना, नए नए अपडेट की जानकारी देना, इसी का मेरा चैनल है अवेयरनेस का। तो आपके मन में भी कोई सवाल, प्रश्न, कोई नया टॉपिक का वीडियो चाहिए तो लिख सकते हैं, बाकी तो मैं वीडियो समय समय पर आपको बनाकर आपको अवेयर करता ही रहता हूं। सब्सक्राइबर है तो कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।